हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली जो नोमा डिजीज है ये न्यूज में है। डिजीज क्या है, कैसे कॉज करता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। खास करके ट्रॉपिकल डिजीज है और ये ऐसी कंट्रीज में ज्यादा है जो बेसिकली पुअर कंट्रीज हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से और भी चीजें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंपैक्ट क्या है इसका, इनिशिएटिव्स क्या है कितना नहीं है, और ग्लोबली इसको कैसे बचाया जा सकता है, इंडिया कैसे इसको बचा सकता है, ये सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने नोमा डिजीज को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, एक कैटेगरी होती है विच इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, इसमें ऐड कर दिया है। और बिकॉज इसकी बहुत अर्जेंट नीड है इसको एड्रेस करने की, हेल्थ चैलेंजेस हैं और बाकी भी रिसोर्स एलोकेशन हो ताकि इसका प्रिवेंशन हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। नोमा को कैंकरम ऑरिस या गैंग्रेनियस स्टोमेटाइटिस भी कहा जाता है। ये गैंग्रेनियस डिजीज है जो खासकर बच्चों को, जो 3 से 10 साल के बच्चे होते हैं खासकर की पुअर कंट्रीज में, वहां पर ही उनको होता है। गैंग्रे एक डेंजरस और पोटेंशियली फैटल कंडीशन है। ये तब होता है जब ब्लड फ्लो बेसिकली लार्ज एरिया में जा रहा होता है और वो कहीं कट ऑफ हो जाता है, तो उसके आगे का एरिया अपने आप ही डिजनरेट करने लगेगा बिकॉज वहां पे ब्लड फ्लो नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस क्या है। पहली बात, ये लगभग 20 ऐसे डिजीजेस का ग्रुप है जो मेनली इम्प्रोवाइज कम्युनिटीज में होते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में। इनको नेग्लेक्टेड जनरली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत कम अटेंशन मिलती है रिसर्च की फंडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे HIV एड्स को मिलती है, जैसे कोविड को मिलती है, जैसे मलेरिया को मिलती है, डेंगू को मिलती है, इनको वो चीज नहीं मिलती। इसके अलावा लेकिन एक सिग्निफिकेंस है कि 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन इनसे अफेक्टेड है पूरे वर्ल्ड वाइड, और इमेंस सफरिंग देता है, डिसेबिलिटी दे देता है। इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, किसी लिम्ब का लॉस हो सकता है, बहुत सीवियर पेन होता है, इवन डेथ इसमें होती है। 90% केसेस में इसमें हो जाता है। एंड ये कॉज करते हैं बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, फंगिस है, टॉक्सिन्स है, और इनको ट्रांसमिट किया जा सकता है ये इंसेक्ट से, वाटर, सॉइल, बाकी मीन से ट्रांसमिट होते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअरेस्ट, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस को होते हैं, जिसमें वुमेन आती हैं, चिल्ड्रंस आते हैं, और ये उसके बाद इनको एक पॉवर्टी की जो साइकिल होती है उसमें ट्रैप कर देता है, क्योंकि इस डिजीज के बाद वो ना ही स्कूल जा पाते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, और वो उसी पॉवर्टी की साइकिल में जिस प्रकार से उनके पेरेंट्स रहते हैं वो उसी में वापस लौट के घूमते रहते हैं। अब एक चीज इसमें और है कि जो मोस्टली ये जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनफैक्ट इनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है इन डिजीजेस को, बट अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेटली ये वो हमने देखा था कि वुमेन को ज्यादा ये हार्म करते हैं। इसके अलावा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या वेक्टर कंट्रोल या सैनिटेशन प्रूफ करने के बाद भी इनको रोका जा सकता है, और ये बेसिकली ग्रोइंग इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टैब्लिश रोड मैप तैयार किया है जो 2030 तक जाएगा। ये यहां पे एक चीज आती है। इसके अलावा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस वायरस होते हैं, जैसे रेबीज है, डेंगू, चिकनगुनिया है, प्रोटोजोआ है, चागस डिजीज है, लेशमैनियासिस है, बैक्टीरिया से बुरूली अल्सर होता है, लिप्रोसी होता है, ट्रैकोमा होता है, यॉन्स होता है, नोमा यहां पे होता है। सो नोमा इज बेसिकली बैक्टीरियल, यू शुड नो दैट। देन हेलमिंथ के कुछ डिजीजेस होते हैं, ये आर हेलमिंथ डिजीजेस। सो दिस इज जैसे रिवर ब्लाइंडनेस हो गया एंड और बाकी डिजीजेस हो गए। सो दिस इज द केस हियर। नाउ नोमा डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नोमा डिजीज को बोला जाता है, हमने देखा था, इसको बोलते हैं हम कैंक्रम ओरिस, इसका एक नाम है। एंड मोर ओवर देयर इज वन मोर नेम यू शुड नो, दैट इज योर गैंग्रेनस स्टोमेटाइटिस। रिमेंबर द टर्म्स फॉर द प्रीलिम्स। सो ये दो इसके और नाम हैं। द थिंग इज कि ये बहुत सीवियर माउथ और फेस डिजीज है। गैंग्रेने बेसिकली बॉडी टिश्यू की डेथ होती है जहां पे भी ब्लड फ्लो होना होता है, और वहीं पे अगर ये बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है और वहां पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, इसके आगे अगर कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट इट इज द माउथ, सो इस ये जो है इट विल स्टार्ट डीजनरेटिंग। ये यहां पे एक प्रॉब्लम आता है बिकॉज यहां ब्लड फ्लो नहीं हो पाता इस बैक्टीरिया की वजह से। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज बोरेलिया विंसेंती। रिमेंबर द नेम ऑफ बोरेलिया विंसेंती। सो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में वर्क करता है। रिमेंबर इट इज एन एसोसिएशन विद अ एनारोबिक बैक्टीरिया। सो दिस इज द केस हियर। इसके अलावा अगर मोर्टेलिटी की बात करेंगे तो लगभग 90% केसेस जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है वो है, और ये नॉन कंटेजियस है नेचर में, ये फैलता नहीं है अक्सर। नाउ मेजर चैलेंजेस है
कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है इसको लेकर के, इस डिजीज को लेकर के। डेटा हमारे पास नहीं है, कोई भी रिलायबल नंबर्स हमारे पास नहीं है। इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट जिसको कहा जाता है वो है लगभग 1,40,000 से ज्यादा केसेस हैं पर ईयर के इसके। एंड एक प्रेवलेंस इसकी देखी जा सकती है जो लगभग 7,70,000 से ज्यादा लोगों में है। हाउएवर ये जो सो कॉल्ड लेटेस्ट डेटा है इट इज ऑफ 1998 ऑन द डब्ल्यूएचओ वेबसाइट। सो डेटा की कमी के कारण इसका प्रिवेंशन उतना नहीं हो पाता है। प्रिवेंशन क्योर की अगर हम बात करेंगे, सिंस जो डिजीज है इसका बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है, अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली स्टेजेस में डेटा जो है थेरेपी मिल जाए, ये इसका स्प्रेड जो है वो भी स्लो किया जा सकता है। बेसिक हाइजीन हो, एंटीबायोटिक्स हो, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन हो, इसके अलावा इफेक्टिव ड्रग्स जैसे कि यहां पे सल्फोनामाइड्स का यूज किया जा सकता है इनको क्योर करने के लिए। एंड इसके अलावा जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन कैन बी यूज्ड एज वेल फॉर कंट्रोलिंग देम। एडिक्वेट सर्जिकल ट्रीटमेंट लास्ट में यूज हो सकता है। हाउएवर ये बहुत इनएक्सेसिबल होता है खास करके एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से, तो सर्जरी इसका भी एक रोल और है बट वो नहीं हो पाता है। नाउ इंपैक्ट क्या है इसका? सबसे पहला ग्लोबल सिनेरियो की बात करेंगे तो 1 बिलियन से ज्यादा लोग ग्लोबली इससे अफेक्टेड हैं। प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है बट स्टिल नहीं हो पाता है। एंड लगभग 20 एंटिटीज हैं जो हमने देखा था जो लगभग 1.7 बिलियन लोगों को ये आसानी से अफेक्ट करते हैं। इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो है ये इसका लार्जेस्ट पर्सन बेसिकली इंडिया पे आता है, जिसमें से 11 डिजीजेस इन 20 में से इंडिया में मिलते हैं। एंड डिजीज जैसे काला आजार है, लिम्फेटिक फिलियरासिस है, ये मिलियंस ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है थ्रू आउट द कंट्री और ज्यादातर पुअरेस्ट ऑफ द मोस्ट पुअर वनरेबल पॉपुलेशंस को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा इंडिया जो है ये टॉप कस्पे है कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए। एंड लगभग 99% जो कालाजार के जो ब्लॉक्स थे वहां पे एलिमिनेशन टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। और इसके इनिशिएटिव्स क्या है तो ग्लोबली डब्ल्यूएचओ का नया रोड मैप है 2021 से 2030 तक। ये ब्लूप्रिंट है जो बेसिकली ग्लोबल एफर्ट्स लेकर के आता है इन्हीं जो नेग्लेक्टेड डिजीजेस है, ट्रॉपिकल डिजीजेस, इनके अगेंस्ट। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ बेसिकली अलाइन करेगा। ब्लूप्रिंट जो है इंपैक्ट मेजर करना, डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग करना। इसके अलावा लंदन डिक्लेरेशन है, ये 30 जनवरी 2012 को अडॉप्ट किया गया था इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। भारत की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलियराइसिस है, ये जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था और ये एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करने में ये है। और एक डब्ल्यूएचओ का एक रीजनल अलायंस है जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल का है, ये 2005 में इन्होंने किया था। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर वनरेबल पॉपुलेशन के लिए वर्क करता है। सर्विलांस हो, कंट्रोल हो, खास करके सैंड फ्लाई पॉपुलेशन का, क्योंकि सैंड फ्लाई ही है जो कालाजार को ट्रांसमिट करता है। इंडिया ऑलरेडी इसने बहुत सारे एंटिटीज को एलिमिनेट कर चुका है इंक्लूडिंग गुनिया वॉर्म, ट्रैकोमा, यॉन्स और कालाजार को लगभग खत्म करने की हम कगार पर हैं। इसके अलावा और जो चीज आती है वो आती है प्रिवेंटिव मेथड, जैसे कि जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होती है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पीरियोडिकली डिप्लॉय किया जाए एंडेमिक एरियाज में जहां पे एंटीफिलेरियल मेडिसिन दिए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी जाती है रिस्क कम्युनिटीज पे खास करके। इसके अलावा वेक्टर कंट्रोल मेजर है जैसे इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग है जिसमें एंडेमिक एरियाज में इसको स्प्रे किया जाता है ताकि जो सैंड फ्लाई है जो काला अजहर को बेसिकली ट्रांसमिट करती है वो उसकी पॉपुलेशन को कम किया जा सके। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं इन्होंने और भी वेज कंपेंसेशन स्कीम्स जैसे कि कर रखी है खास करके उन लोगों के लिए जो कि काला अजहर से अफेक्टेड हैं या फिर उसके सिक्वेला से। व्हाट इज द सिक्वेला ऑफ काला अजहर? बेसिकली एक कंडीशन जहां पे कॉन्सिक्वेंसेज जो प्रीवियस डिजीज हुआ हो या इंजरी हुआ हो, बेसिकली पोस्ट काला अजहर डिलेमा भी इसको कहा जाता है। सो डर्मल इसको कहा जाता है। सो दिस इज द केस। Now we have our today's prelims practice question. So which of the following statements is not true about the Noma disease and its inclusion in the list of the neglected tropical diseases? So ये you have to answer it. You can read the questions from options from here. It is a severe gangrenous disease affecting the children mostly of the age of 3 to 10 in the improvised communities. Its addition to the entity list aims to raise global awareness and secure resources for the research, prevention and the treatment. The main challenge including the lack of awareness, outdated data, inaccessibility of effective drugs treatment or maybe due to the poverty. Fourth statement says that India already eliminated several entities like guinea worm, trachoma and yawns and aims to eliminate the Kala Azhar soon. So which of it is not true? You can type the answer in the comment section, the later if it's not, or else you can add one more option, that is your option C, E, which you can term as none of the above. So now we will be sharing our main practice question. The question asks, critically analyze the inclusion of the Noma disease in the WHO's list of neglected tropical diseases and its potential impact on the global health efforts.
and also discuss the challenges and the opportunities associated with tackling this devastating disease, particularly in the context of developing countries like India. So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.